हाँ जी प्यारे बच्चों, वेलकम। नई यूनिट है, यूनिट नंबर 4, चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और लेक्चर नंबर फर्स्ट। सबसे पहले हम डायरेक्ट टॉपिक नहीं शुरू कर रहे हैं, एक दो लाइन आपसे बोल रहे हैं, उसके बाद टॉपिक पर आएंगे। राइट, तो जरा केयरफुली देखो बच्चों। अच्छा बच्चों, आपने यूनिट 3 में कोई पूछे बेसिकली क्या पढ़ा, यूनिट 3 में बेसिकली क्या पढ़ा, तो देखो बेटे आपने यही पढ़ा है कि ईच करंट कैरिंग कंडक्टर, ईच करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। बेसिकली यूनिट इसी बात पर बेस थी कि अगर आप किसी वायर में, किसी कॉइल में करंट चलाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। सही बात है। अब बेटे यहीं से ना एक साइंटिस्ट थे फैराडे, ठीक है, माइकल फैराडे। उनके दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने कहा जब करंट से क्या पैदा हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो उनके दिमाग में उल्टा आइडिया आया, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं मैग्नेटिक फील्ड लगाऊं और उससे क्या पैदा हो जाए, करंट। क्या बात समझ में आई? मैं क्या लगाऊं, मैग्नेटिक फील्ड, और बदले में क्या बन जाए, करंट। क्या ऐसा नहीं हो सकता है? इसके लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट शुरू किए। वो क्या करते थे, एक कॉइल ली उन्होंने और उन्होंने करंट को नापने के लिए एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। इस तरह से गैल्वेनोमीटर, ये कॉइल और ये गैल्वेनोमीटर, ये कॉइल, ये गैल्वेनोमीटर लगा दिया और एक मैग्नेट रख देते थे। उन्होंने कहा ये लग गया भाई, इस मैग्नेट से लग गया मैग्नेटिक फील्ड, और ये इसमें करंट आ जानी चाहिए। इस तरह से उन्होंने एक्सपेरिमेंट शुरू किए। कई तरह की कॉइल बदली उन्होंने, मैग्नेट बदली, लेकिन बेटे कई साल तक मेहनत करने के बाद भी उन्हें कभी भी कॉइल में करंट नहीं मिला। राइट, यानी मैग्नेटिक फील्ड लगाने से करंट नहीं मिल रहा था। लेकिन वो ये बात मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने सोचा कि जब इस एनर्जी को, है ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी में बदला जा सकता है, तो कोई तो तरीका होगा कि हम मैग्नेटिक एनर्जी को भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल सकें। तो जब बेटे काफ़ी मेहनत के बाद भी ऐसा नहीं हो पा रहा था, तो उन्हें एक दिन गुस्सा आ गई और उसने ये मैग्नेट जो थी, फैराडे साहब ने ये मैग्नेट इस कॉइल की तरफ फेंक के मारी, ऐसे करके फेंक के। बात समझ में आ रही है? कॉइल वहीं रखी थी, मैग्नेट उनके हाथ में थी। उन्हें गुस्सा आई, तो जैसे आप किसी चीज़ को कभी कभी गुस्से में फेंक देते हैं, ऐसे ही उन्होंने मैग्नेट को कॉइल की तरफ फेंका और वो ये देख के ताज्जुब में पड़ गए। जैसे ही कॉइल की तरफ फेंका, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ गया। उन्होंने पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने कि ये क्या अजीब सी बात। फिर उन्होंने दोबारा मैग्नेट उठाई और दोबारा कॉइल की तरफ फेंकी, फिर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ गया। अब तो बहुत खुश हुए और इस एक्सपेरिमेंट को बहुत ध्यान से किया और उन्होंने 3 बड़े इंपॉर्टेंट लॉज निकाले। इन्हें हम कहते हैं क्या भाई, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या कहते हैं, फैराडेज लॉज ऑफ EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो उसको पढ़ाने से पहले एक टॉपिक में और पढ़ाऊंगा आपको, मैग्नेटिक फ्लक्स। ये आपको आता है, लेकिन एक बार समझ लो बेटा, तब हम फैराडे लॉ की चर्चा करेंगे। अब मैं टॉपिक पे आ रहा हूं। फर्स्ट टॉपिक जो है इस यूनिट का, चैप्टर 1 का, वहां पर हम आ गए हैं। इंपॉर्टेंट नोट तक की बात फिनिश हो गई है। ओके, तो देखो बेटा, सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं, क्या बताया मैंने, मैग्नेटिक फ्लक्स। अच्छा बताओ भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो तुमने खूब पढ़ा है, मैंने काफी डिटेल पढ़ाया था।
बिल्कुल सेम मैग्नेटिक फ्लक्स है। याद करो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर हम बात करें, मैग्नेटिक की बात नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें, तो कुछ फॉर्मूला वगैरह याद है? फाई का फॉर्मूला होता था, फाई बराबर ई एस कॉस थीटा। वेक्टर फॉर्म में होता था ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। डी फाई होता था ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। याद आ गया होगा, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। पहले बताओ सारा याद आ रहा है? फिर इंटीग्रेट कर देते थे, याद करो, तो फाई का फॉर्मूला हो जाता था इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। पहले बताओ भी सारा याद आ रहा है ये? तो ये तुमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का तो बेटा सारा ही पढ़ा हुआ है ना? अब बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या बताई थी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स वास्तव में क्या है? किसी एरिया में से गुजरने वाली टोटल इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, है ना? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स may be defined as the total electric lines of force passing through any area when area is held normal to the line of force। ये डेफिनेशन है। अब तुम लोग बताओ मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में क्या कह सकते हो? बिल्कुल सेम, ई की जगह खाली बी लिख देना है, वही डेफिनेशन है। बोलो, मैग्नेटिक फ्लक्स इज द मेजरमेंट ऑफ टोटल magnetic lines of force passing through any area when area is held normal to the magnetic lines of force। ठीक है, तो पहले मैं फॉर्मूले बना देता हूं। तो बताओ फॉर्मूला क्या बन जाएगा? बी एस कॉस थीटा, या इसी तरह से और बना सकते हो बी वेक्टर डॉट एस वेक्टर, या एक और बना सकते हो डी फाई इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, या फाई इक्वल्स टू इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। मुझे लगता है सारे याद आ गया होगा, है ना? अच्छा, डेफिनेशन भी बता दो, है? बताओ क्या डेफिनेशन थी? बोलो। इट मे बी डिफाइंड, आगे बताओ। इट मे बी डिफाइंड, क्या है ये? इट मे बी डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। इट मे बी डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स passing through any area when area is held perpendicular to the magnetic lines of force, magnetic lines of फोर्स। पहले बताओ इतनी बात क्लियर हो गई है? कोई डाउट तो नहीं है? एक बेटे थीटा का नाम यार याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी गलती हो जाती है। अच्छा बताओ जरा, इसमें फाई इक्वल्स टू जो है बी एस कॉस थीटा। देखो एक और यार छोटा सा काम करते हैं, यहां फाई के साथ ना छोटा सा बी लगा देते हैं, तो याद रखेगा ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, और यहां ई लगा देंगे तो याद रहेगा ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ऐसा करने से याद रहेगा, क्योंकि दोनों को फाई से लिखोगे तो पहचान मुश्किल हो जाएगी कि मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहा हूं या मैग्नेटिक फ्लक्स की। ठीक है, वैसे पूरे चैप्टर में बात मैग्नेटिक फ्लक्स की जानी है, तो अगर कहीं दोनों चीजें आए तो यहां बी और ई लगा लेना, और एक ही चीजें आए तो फिर ये फाई से भी काम चल जाएगा बेटा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जरा बताओ मुझे क्या हो जाएगा? थीटा का नाम है एंगल बिटवीन, किन किन के बीच का एंगल? मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। अब याद रखो ये एरिया नहीं है, एरिया वेक्टर है, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन तुम अच्छे से जानते हो।
बोलो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर होती है? बोलो परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ध्यान रखो, जैसे ये एरिया है, ये एरिया है ना, PQRS। तो एरिया तो ये ठीक है जो भी है, लेकिन एरिया वेक्टर इसका कहां है? परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स। किधर है? परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स। या और क्लियर कहें तो अगर इसमें करंट में चला दूं, तो जिस डायरेक्शन में करंट चल रही है उस तरफ अपनी उंगलियां घुमा लेना, तो अंगूठा एरिया वेक्टर की डायरेक्शन को बताता है। बहुत क्लियर रूल बताया। इफ वी कर्ल अवर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर या डाइपोल मूवमेंट। एक ही बात है, डाइपोल मूवमेंट की भी यही डायरेक्शन है, एरिया वेक्टर की भी यही डायरेक्शन है। राइट हैंड से रूल लगाना है भाई साहब, ये याद रखिएगा। If we curl our fingers in the direction of current, then thumb will give the direction of area vector या dipole moment। ठीक है, तो एरिया वेक्टर इस एरिया के परपेंडिकुलर होता है, इतना तो याद ही रखना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। क्लियर होगी बात? अब आती है बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में एक लाइन और आती है, इसकी यूनिट क्या है? तो यूनिट तो बहुत आसानी से समझ सकते हो। इसकी यूनिट है बेटा, फाई का फॉर्मूला था ना, BS cos थीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर, याद आ गया होगा। और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। कॉस थीटा की तो कोई यूनिट होती नहीं है। तो प्यारे बच्चों, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा, तो फाई की यूनिट है वेबर। और वेबर भूल जाओ तो घेवर समझ लो यार, है बस आने वाली है अब रक्षाबंधन, है तो घेवर समझ लो। तो घेवर से याद रखना यूनिट है वेबर। या एक और यूनिट है, वेबर का ही मतलब होता है, वेबर कह लो अच्छी बात है, या कह सकते हो टेस्ला मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर। और ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है भाई साहब। तो ये है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। पहले बताओ यहां तक सब क्लियर हो गया है? कोई डाउट तो नहीं? तो देखो बेटा, चैप्टर का बेस हमने बना लिया है। फर्स्ट वीडियो खाली बेस बनाने के लिए होता है, ताकि आपको थोड़ा सा एक आइडिया लग जाए चैप्टर का। अब बेटे मैं सेकंड वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं, और उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिस पर ये पूरा चैप्टर बेस्ड है, उसको डिस्कस करेंगे। और टॉपिक का नाम है फैराडेज लॉज ऑफ EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो स्टार्ट अभी कर रहे हैं। थैंक यू बच्चों, रेडी फॉर द नेक्स्ट।